हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि सिविल सर्विस आईएएस की बात कर रहा हूँ मैं। और इससे संबंधित हम लोग बहुत सारी क्लासें कवर कर चुके हैं। बस इतना कह सकता हूँ, यकीनन कह सकता हूँ कि अगर यूपीएससी एग्ज़ाम से संबंधित आपकी दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो अगर उन क्लासों को आप लोग कवर कर लेते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसे कवर कर लेते हैं, तो आपके हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को मिल जाएगा। और उन क्लासों को ज़रूर देखिए, चाहे आप देखिए फॉर्म भरने से संबंधित आपकी क्वेश्चंस हो, या आप देखिए कि आपके परीक्षा से संबंधित और भी कि पैटर्न क्या है, कितने नंबर का होता है, माइनस मार्किंग होती है या नहीं, कितने अटेम्प्ट मिलते हो, कितनी उम्र चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, और प्रीलिम्स का पैटर्न सिलेबस, मुख्य परीक्षा का पैटर्न सिलेबस, ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहता है उस पर भी बात किए हुए हैं, इंटरव्यू पर भी बात किए हुए हैं। तो उन सभी क्लासों को आप लोग कवर कर लीजिएगा। और पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीलिम्स का जो 2020 का पहला पेपर था, जिसके आधार पर आपके देखते हैं कि मेरिट लिस्ट बनती है आपकी और आप लोग मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। और दूसरा जिसे आप लोग सी सेट कहते हैं, दूसरे पेपर को प्रीलिम्स के, वो केवल क्वालिफाई करना होता है आप लोगों को, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। आज की इस क्लास में 2021 का जो प्रीलिम्स का पहला पेपर है आपके सामने, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर भी बात करते हैं, उनके आंसर भी अच्छे से हम लोग देख लेंगे। आप सभी जानते हैं कि 2 घंटे का समय रहता है आपके पास, 200 नंबर का रहता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं। और इसमें आप देखें परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम, यानी कि 4 सेट आप लोगों को दिखाई देते हैं ABCD के रूप में। लेकिन आपको फिर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस बिल्कुल समान रहते हैं, बस उनका क्रम बदल जाता है। जैसे आप देखेंगे कि ए सेट में जो आपका पहले नंबर पर कोई क्वेश्चन होगा, बी में वो हो सकता है कि 31वें नंबर पर हो, 41वें नंबर पर हो, या 51वें नंबर पर हो। तो ये चलता रहता है, ठीक है। और माइनस मार्किंग भी है, तो बड़े ध्यान से आप लोग भरिएगा। और अगर आप लोग OMR सीट में आप लोग गोला भरते हैं, अगर आप देखिए कि गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो उसका आप लोगों को नंबर देना होगा, यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा वहाँ। अगर किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है और आप गोला नहीं भरते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसका ना तो नंबर मिलेगा आपको, ना ही उसका भुगतान आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। गलत उत्तर माना जाएगा अगर आप देखिए एक से अधिक उत्तर दे देते हैं आप लोग, तो बड़े ध्यान से भरा करिएगा। और OMR सीट में आप देखिए कोई आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता है सुधार का, तो पहली बार में ही आप लोग बड़े ध्यान से भरा करिएगा। देखिए माइनस मार्किंग 1/3 दंड के रूप में काटा जाता है अगर गलत हो जाता है तो। चलिए फिलहाल हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 3 कथन दिए गए, इनमें से सही कथन आपको चुनना है। मैं हर बार आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन है ना, उपयुक्त में से कथनों में से सही कथन चुनिए। इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा, क्योंकि इस लाइन की वजह से आते हुए भी आंसर कई बार गलत कर बैठते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ लिखा होता कि सही नहीं है, तो इसका आंसर तुरंत बदल जाता। पहला कथन कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान की कति पर प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में RBI को निवेश निर्देश देने का अधिकार देता है। RBI का गवर्नर अपना अधिकार RBI अधिनियम से प्राप्त करता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जिसे आप लोग बैंकों का बैंक भी कहते हैं, हमारी केंद्रीय बैंक है। और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसमें। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे, बोलिए क्या रहेगा आपका। आप देखेंगे कि एक तो आपका पहला कथन बिल्कुल सही कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। और तीसरा आप देखेंगे RBI का गवर्नर अपना अधिकार RBI अधिनियम 1934 से प्राप्त करता है। लेकिन दूसरा आप देखेंगे इसमें गलत है। और RBI अधिनियम 1934 केंद्र सरकार समय समय पर बैंक के गवर्नर के परामर्श के बाद बैंकों को ऐसे निर्देश दे सकती है जो जनहित में आवश्यक हो, ठीक है। चलिए आप लोग याद रखिएगा, इसमें आप लोग C ऑप्शन लगा देंगे। 1 और 3 बिल्कुल ठीक है। और संविधान की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि कब 25 या 26 कब लागू हुआ था संविधान। एक तो आप लोग याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 की तारीख, एक 26 जनवरी 1950 की तारीख। 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान आ चुका था, अंगीकृत हो चुका था, इसलिए 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं।
और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान लागू हो गया था, इसलिए आप लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और गणतंत्र के रूप में हमारी स्थापना हो चुकी थी, बहुत सारे संस्थानों का भी जन्म हो गया था 1950 में। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, इनमें से सही चुनना है। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। दूसरा कह रहा है सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। तीसरा कह रहा है सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे बताइए। तो दूसरे में आपका क्या होगा, आप देखेंगे कि 2 भी ठीक है और 3 ठीक है, लेकिन पहला आप देखेंगे बिल्कुल गलत है। इसमें क्या है, बिल्कुल गलत है इसमें, आप देखेंगे। तो इसमें आपका क्या लगाओगे, बी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। क्या, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने तीसरा। ये कह रहा है आपसे कि आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। बी कह रहा है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। सी कह रहा है करों की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना। और डी कह रहा है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे बताइए कुछ। तो इसमें आप देखेंगे कि दूसरा सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय में वृद्धि करेंगे। और आर्थिक मंदी में सरकार कर सकती है उधार लेने के लिए, अधिक जगह बनाने के लिए ब्याज दर घटा सकती है, सरकारी खर्च बढ़ाएगी, लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए टैक्स की दरों में कटौती भी कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 4। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से सही चुनना है। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर किसी वस्तु की बाजार मांग बढ़ सकती है यदि इसकी स्थापना वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, इसके पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, वस्तु घटिया किस्म की हो और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती हो। या 4 कह रहा है इसकी कीमत घटती है। बताइए इसमें क्या लगाओगे। ये सभी इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि इकोनॉमी को भी अच्छी तरह से आप लोग पढ़ते रहा करिएगा। पहला ठीक है और चौथा इसमें ठीक है। पहला ठीक है। और मांग बदलने वाली योजनाओं को खरीदने पर मुख्य प्रभाव, संबंधित वस्तु की कीमत, आय, अपेक्षाएं, खरीदारों की संख्या, पसंद। मांग कब बढ़ती है, किसी वस्तु की मांग तभी बढ़ती है जब उसके किसी एक विकल्प की कीमत बढ़ जाती है। अब आप देखिए खरीदने वाले ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उसकी मांग वैसे भी बढ़ जाएगी। किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है यदि उसके किसी एक विकल्प की कीमत बढ़ जाए। और घटिया वस्तु एक आर्थिक शब्द है जो उस वस्तु का वर्णन करता है जिसमें मांग तब गिरती है जब लोगों की आय में वृद्धि होती है। चलिए याद रखिएगा, इसमें आप देखेंगे ए ऑप्शन होगा, पहला और चौथा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए ये इंग्लिश रहता है। अगर आप लोगों को दोनों में, हिंदी में भी छपा रहता है, इंग्लिश में भी छपा रहता है। अगर आपको हिंदी में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश का सहारा ले सकते हैं, इंग्लिश वाले हिंदी का सहारा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5। ये कह रहा है कि भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, इनमें से सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है, सही कथन चुनना है आपको। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। दूसरा कह रहा है वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। और तीसरा कह रहा है उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। तो इसमें आप देखेंगे 5 में क्या रहेगा आपका बताइए। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका दूसरा ठीक है और तीसरा भी ठीक है, पहला लेकिन इसमें गलत है, ये आप लोग याद रखिएगा। बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 में आया था ना, आरबीआई को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास विशेष रूप से उन सभी शक्तियां प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। हालांकि रजिस्ट्रार की शक्तियां उसके पास नहीं बनी रहती हैं, लेकिन आरबीआई की शक्तियां रजिस्ट्रार की शक्तियों से आगे निकल जाती हैं। चलिए तो इसमें आप लोग देखेंगे कि 2 और 3 ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 6वां। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किन से प्रभावित होते हैं या होता है। यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई से, मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर से। मुद्रास्फीति कहने का मतलब होता है महंगाई से लोग इसका मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि क्या रहता है कि हमारा जो मुद्रा होती है ना उसकी क्रय शक्ति घटती है। ठीक है, असल में वही रहता है।
तो इसमें से तीनों में से सही क्या लगाओगे आप बताइए। छप क्या है तुम्हें छठवें में क्या रहेगा? तीनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहला भी ठीक है, दूसरा भी, तीसरा भी। तो डी ऑप्शन लगाओगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 7। ये कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, तीसरा कह रहा है वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियां, और 4 कह रहा है अनिवासी विदेशी जमा। किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है? बताइए। 7 में क्या करोगे भाई? 7 में आप देखेंगे पहला ठीक रहेगा, तीसरे को भी शामिल किया जाएगा, तीसरे को भी, दूसरे को भी, लेकिन तीसरे को शामिल नहीं किया जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन लगा देना 7 में। अगला है हमारे सामने 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा की अवमूल्यन का प्रभाव क्या यह है कि वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की वित्तीय स्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, घरेलू मुद्रा की विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। बताइए इसमें क्या लगाओगे? तो इसमें आप देखेंगे कि केवल विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की वित्तीय स्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है? ए ऑप्शन। अवमूल्यन का एक प्रमुख प्रभाव यही होता है, यह अन्य मुद्राओं की तुलना में घरेलू मुद्रा को सस्ता बना देता है। ठीक है, और ये चाइना हरकत करता रहता है इस तरह की। ए ऑप्शन होगा इसमें। ये सब इकोनॉमी में आप लोग पढ़ते होंगे, इसलिए कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन है हमारे सामने 9। भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभाव में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? स्थावर संपदा की क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन, बी करा अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात गहने सोना इत्यादि का क्रय, सी करा राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास, डी करा कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। तो आप देखेंगे कि 9 में क्या लगाओगे आप लोग? तो 9 में आप देखेंगे कि कर अववंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि, यानी कि डी ऑप्शन होगा। एक तरह से आप काला धन वही है जिसका आप देखिए कानूनी कोई पहलू नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? आपके पास है, बैंक को मालूम है, सरकार को मालूम है, वो सफ़ेद हो गया और गलत तरीके से कमा के रख लेते हैं, जो आप देखते मार्केट में आता ही नहीं है, आता भी है तो काले धन के रूप में आ रहा है, तो उसी को बोल देते हैं एक तरह से। तो इसमें आप देखेंगे कि 9 में आपका डी रहेगा। क्या? डी रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 10। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? सार्वजनिक ऋण की चुकौती, और बी कह रहा है बजट घाटे की वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, तीसरा कह रहा है बजट घाटे की वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, 4 कह रहा है कि यानी कि डी कह रहा है बजट घाटे की वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या होगा आपका? डी ऑप्शन, बजट घाटे की वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। घाटे की वित्त व्यवस्था स्वाभाविक रूप से स्फीतिकारी होती है, और घाटा वित्त पोषण कुल व्यय को बढ़ाता है, इसलिए कुल मांग को बढ़ाता है, मुद्रास्फीति का खतरा भी बढ़ता है इससे। चलिए तो डी ऑप्शन लगा देंगे इसमें आप लोग। क्या डी ही लगाओगे और क्या लगाओगे? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? बताइए क्या होती है? पहला इसमें क्या कह रहा है आपसे कि बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि, बी कह रहा है बैंकों के सांविधिक चल निधि अनुपात में वृद्धि, सी कह रहा है लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, और डी कह रहा है देश की जनसंख्या में वृद्धि। तो आप देखेंगे कि 11 में आपका सी होगा, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी। चलिए तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसमें सी होगा आपका। क्वेश्चन है हमारे सामने 12। एक कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है? विस्तारकारी नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन, तीसरा कह रहा है मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी, 4 कह रहा है उच्च क्रय शक्ति, 5 कह रहा है बढ़ती ब्याज दर। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या क्या होगा आपका? तो आप देखेंगे पहला ठीक कह रहा है, दूसरा भी होगा और इसमें 4 होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा 12 में।
बढ़ती ब्याज दरें लोगों को पैसा उधार लेने से रोकेंगी, इसलिए यह मांग से प्रेरित मुद्रास्फीति में मदद भी नहीं करेगी। चलिए, तो इसमें आप लोगों को ए ऑप्शन होगा। देखिए, इकोनॉमी से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, अच्छी खासी संख्या में इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षाओं में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 13। ये कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन 3 कथनों में से सही कथन चुनना है। खुदरा निवेशक डीमेट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के रेड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। तीसरा कह रहा है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका पहला भी ठीक है, 13 की बात कर रहा हूं, दूसरा भी ठीक है, लेकिन तीसरा आप देखेंगे इसमें गलत है। 13 में तीसरा बिल्कुल गलत है। CDSL को VSE द्वारा प्रवर्तित किया जाता है, जिसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच अपनी हिस्सेदारी बैठ दी है जिसने। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका यानी कि बी ऑप्शन होगा, 1 और 2 कथन सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 14। एक कह रहा है कि वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करता है। दूसरा कह रहा है यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया है। तीसरा कह रहा है इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी कि बिना अपने जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना। तो 14 में आप लोग क्या लगाओगे, बोलिए। 14 में आप लोग देखेंगे कि एक तो पहला ठीक कह रहा है और तीसरा भी ठीक कह रहा है, लेकिन दूसरा बिल्कुल गलत है। दूसरा बिल्कुल गलत है। ये वाटर क्रेडिट वाटर डॉट और ORG की एक पहल है, ना कि विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन की। इन संगठनों के बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा, चाहे आपका WHO हो। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करें, क्योंकि इनसे डायरेक्ट हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो इसकी स्थापना आप देखेंगे कि किसकी, वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक की, दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे सी ऑप्शन लगा देंगे आप लोग 14 में सी। क्वेश्चन है हमारे सामने 15। ये कह रहा है भारत में अंतिम उधारदाता के रूप में केंद्रीय बैंक की कार्य में सामान्यता निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। दूसरा कह रहा है अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। तीसरा कह रहा है बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। तो बताइए इसमें क्या रहेगा आपका, 15 में क्या लगाओगे आप लोग। 15 में आपका क्या होगा, 15 में आप देखेंगे केवल दूसरा ही ठीक है, बाकी आपका पहला भी गलत हो। अंतिम उपाय का ऋणदाता एक संस्था, आमतौर पर एक देश का केंद्रीय बैंक, जो बैंकों या उन अन्य योग्य संस्थानों को ऋण प्रदान करता है जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं या फिर अत्यधिक जोखिम भरा या पतन के निकट माना जाता है उसमें। तो इसमें आप देखेंगे केवल बी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। देखिए, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए 15 लगभग क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन है हमारे सामने 16। निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता साधन उपलब्ध करती है। इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय सृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। बी कह रहा है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का पारिस्थितिक प्रबंधन। सी कह रहा है निम्नलिखित भूमि पर कृषि फसलों की खेती का साधारणीय व्यवहार। डी कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। यानी कि 16 में आप देखेंगे कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। 16 में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। R2 का अर्थ होता है रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग और सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग। इंटरनेशनल द्वारा विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग उद्योग के लिए बनाया गया एक मानक है। सी ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17। ये कह रहा है ताम्र पिघलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है। सही उत्तर चुनना है। वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निम्नमुक्त कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है ताम्रमल कॉपर स्लैग का पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं में के निच्छालन
का कारण बन सकता है। तीसरा कह रहा है वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। बताइए इसमें क्या करोगे भाई। 17 में आपका दूसरा ठीक कह रहा है और तीसरा ठीक कह रहा है, लेकिन पहला आप देखेंगे बिल्कुल गलत कह रहा है। कॉपर ऑक्साइड को कम करने के लिए कॉपर स्मेल्टर में कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसकी संभावना नहीं है कि एक स्मेल्टर पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की घातक मात्रा जारी करेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या लगाओगे आप, यानी कि बी ऑप्शन ही होगा। 2 और 3 कथन बिल्कुल ठीक है इसमें। क्वेश्चन हमारे सामने 18, भट्टी तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तेल परिष्करणीय रिफाइनरी का एक उत्पाद है। और दूसरा कह रहा है कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। तीसरा कह रहा है इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। इनमें से सही आप लोगों को चुनना है। तो आप देखेंगे इसमें तीनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या 18 में क्या करोगे, तीनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। 18 में बिल्कुल सही होंगे तीनों। फर्नेस तेल या ईंधन तेल एक गहरा चिपचिपा अवशिष्ट ईंधन होता है ना, उसी की बात हो रही है। चलिए तो इसमें आप लोग क्या लगा देना, तीनों सही डी है, यानी कि डी ही लगाओगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है 19, ब्लू कार्बन क्या है। महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंतुओं द्वारा परिगृहित कार्बन। दूसरा बी कह रहा है कि वन जैव मात्रा और किसी मृदा में प्रच्छादित कार्बन। सी कह रहा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन। और डी कह रहा है वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। तो 19 में क्या रहेगा आपका, 19 में आप देखेंगे कि आपका ये महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंतुओं द्वारा परिगृहित कार्बन होता है। महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्र द्वारा कब्जा किए गए कार्बन के लिए शब्द है। और हमारे महासागर और तट पर पृथक्करण के माध्यम से हमारे वायुमंडल पर ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने का एक प्राकृतिक तरीका भी माना जाता है इसे। चलिए तो ये ऑप्शन लगा देना इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 20, प्रकृति में निम्नलिखित में से किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। फर्न, लाइकेन, मॉस, छत्रक, मशरूम जिसे कहते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आप लोग सही उत्तर चुनिएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या रहेगा, 2 और 3 यानी कि लाइकन और मॉस। फर्न को अप्रत्यक्ष धूप, नमी, मिट्टी और नम वातावरण की आवश्यकता होती है। और वहीं अगर हम लोग किसकी बात करें, लाइकेन की, समुद्र तल से उच्च अल्पाइन ऊंचाई तक कई पर्यावरण परिस्थितियों में पाए जाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। तो इसमें आपका क्या होगा, 2 और 3, यानी कि आपका सी ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है, बताइए। इसमें पहला कह रहा है कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, और फिर आप देखेंगे कि लेमन घास, या आप देखेंगे कि नट घास, नट, बताइए। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या होगा, इसमें 21 में लेमन घास होगा आपका, लेमन घास होगा। लेमन ग्रास या लेमन घास एक प्राकृतिक मच्छर विकर्षक है, ठीक है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन होगा। अगला है 22, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरामिनिफेरा। उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं, बताइए। कुछ में क्या लगाओगे 22 वालों। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका 22 में आप देखेंगे साइनोबैक्टीरिया होगा और डायटम होगा। इसमें बी ऑप्शन होगा आपका। क्या होगा, बी ऑप्शन। पॉड्स की बात करें तो विश्व महासागर में प्रमुख माध्यमिक उत्पादक है। और जलीय वातावरण में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण प्राथमिक उत्पादक है। डायटम महासागर में प्रमुख प्राथमिक उत्पादकों में से एक है। तो इसमें बी ऑप्शन लगा देना फिलहाल आप लोग। अगला क्वेश्चन है 23, एक कह रहा है निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक, सैल मूसक, वज्र सल्क। उपयुक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुवेद अंगों की रक्षा करते हैं या करता है।
बताइए। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या होगा, 23 में आप देखेंगे जाहक होगा, वज्र सल्क होगा, यानी कि डी ऑप्शन होगा। खुद को बचाने के लिए हैज हॉग अपने सिर और पैरों को अपने शरीर में घुमाता है और अपने कोमल नाजुक निचले हिस्से की रक्षा के लिए एक गेंद बनाता है। एक शिकारी को देखकर क्षेत्र में दूसरों को चेतावनी देने के लिए पीले वेलिड मार्मोट सीटी बजाते हैं। चलिए आप लोग देखिए। और एक पेंगोलिन तुरंत एक तंग गेंद में कर्ल करेगा और अपनी रक्षा के लिए अपनी तेज पंख वाली पूंछ का उपयोग करता है। चलिए डी ऑप्शन, अपनी रक्षा के लिए हर कोई कोशिश तो करता ही है। अगला क्वेश्चन है 24। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए 5 कथन दिए गए हैं। आप लोगों से कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस देख लिया करिएगा, तभी तैयारी किया करिएगा। अब 5-5, 7-7 कथन देने लगे हैं, यानी कि वो तो चाह रहे हैं कि आप लोग अगर योग्यता है अच्छी तरह से तभी आप आइएगा, वरना किसी ना किसी कथन में फंस जाइएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहला कह रहा है 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। दूसरा कह रहा है इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया है। तीसरा कह रहा है वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। और 4 कह रहा है यह सरकारों और बड़ी कंपनियों और देशीय समुदाय द्वारा समर्थित है। 5 कह रहा है भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। बताइए भैया 24 में क्या लगाओगे? 24 में आप देखेंगे पहला ठीक कह रहा है, 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। दूसरा भी ठीक कह रहा है, इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया है। और एक आप देखेंगे कि यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है, यानी कि 1 2 4, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसमें ठीक है। ठीक है। और यह प्रकृति में स्वैच्छिक है एक तरह से, इसमें भारत इसका हस्ताक्षर करता नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यूएन की बात हो रही है ना यहाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संगठन हो, यूनाइटेड नेशंस हो या और भी संगठन हो, इनके बारे में जरूर आपको याद रखना चाहिए। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 एक कह रहा है तंत्रिका अपह्रास समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं? मोटर गाड़ी के ब्रेक, मोटर गाड़ी के इंजन, घरों में प्रयोग होने वाली माइक्रोवेव स्टोव, बिजली संयंत्र, टेलीफोन लाइन। बताइए इसमें क्या रहेगा? 25 में क्या करोगे? 25 में क्या करोगे बताइए। 25 में आप देखेंगे कि एक तो आपका मोटर वाहन ब्रेक हो जाएगा, मोटर गाड़ी के इंजन, और एक आप देखेंगे बिजली संयंत्र। 3 की बात हो रही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदन भोजी फिल्टर फीडर है? आसल्कमीन, अष्टभुज, सीप, हवासिल। बताइए। तो इसमें आप देखेंगे 26 में आपका सीप होगा, ओएस्टर होगा। ओएस्टर फिल्टर फीडर है, जिसका अर्थ है कि वे अपने शरीर के माध्यम से बड़ी मात्रा में पानी पंप करके, देख लीजिए गलफड़ों से पानी पंप किया जाता है इनमें। चलिए तो साफ सुथरे हैं ये कह सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है 27 निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में किस में चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का प्रमुख स्रोत है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, या आप देखेंगे कि सल्फर चक्र। तो 27 में आप देखेंगे फास्फोरस चक्र होगा। पृथ्वी पर अधिकांश फास्फोरस चट्टानों और अवसादी निक्षेपों में बांधा हुआ है, जहां से यह अपक्षय, निच्छालन और खनन द्वारा मुक्त होता है। चलिए 28 क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अपरदाहारी डेट्राइटिवोर है? केंचुआ, जेलफिश, सहस्त्रपादी, समुद्री घोड़ा, कास्टियूका। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। बताइए। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? 28 में एक तो केंचुआ आप लोग सभी जानते हैं, सहस्त्रवादी, और एक आप देखेंगे कि इसमें
कास्ट युका होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अपरदन की बात हो रही है पर 28 में क्या लगाओगी? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे सामने 29। यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किसके लिए विकसित किया गया? संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। बी कह रहा है कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं के प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए। सी कह रहा है सरकारों को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए। और डी कह रहा है किसी इकाई समय यूनिट टाइम में विश्व में जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन के लिए। तो बताइए 29 में क्या करोगे? 29 में आपका संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए, यानी कि 29 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या रहेगा? ए ऑप्शन। कॉमन कार्बन मैट्रिक वह गणना है जिसका उपयोग विशिष्ट जलवायु क्षेत्रों के भवनों के संसाधन से जुड़े GHG उत्सर्जन के लिए माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, यानी कि 29 में ये ऑप्शन आपका ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 30। निम्नलिखित समूहों में किन में ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? नाइडेरिया, कवक आदि जंतु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो आप लोग देखेंगे इसमें तीनों हैं आपकी, यानी कि पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन लगा देना आप। क्या डी रहेगा 30 में? अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 31। एक कह रहा है कि मुरैना के समीप, ये सुने हो मुरैना, कभी गए हो? मुरैना, भिंड मुरैना, और मुझे लगता है कि MP के लोग जानते होंगे मुरैना को, बड़े अच्छे से जानते होंगे। तो मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें आप देखेंगे क्या कह रहा है आपसे। पहला सही कथन चुनना है। 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं। कितने? 4 कथन दिए गए हैं आपके सामने। पहला कथन आपसे कह रहा है कि यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। और दूसरा कह रहा है आपसे यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। और तीसरा आपका कह रहा है, क्या कह रहा है तीसरा यही कह रहा है कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। और 4 कह रहा है इसमें कि इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। बताइए कुछ, इन चारों में से सही कथन आपको चुनना है। क्या करोगे? क्या लगाओगे? तो इसमें आप देखेंगे कि 31 में आपका क्या रहेगा? 31 में एक तो पहला आपका ठीक है, और एक आप देखेंगे 4 ठीक है। इसमें यह कच्छप आप देखेंगे यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। और एक इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी हुई है कि भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था ये। ठीक है। 64 युगनी मंदिर, ये मुरैना जिले के पाड़ावली के पास मितावली गांव में देखने को मिलेगा। और ये 1323 ईस्वी के पास बताया जाता है उस समय की बना हुआ। देवपाल के कहते हैं कि चलिए, तो इसमें आप लोग 1 और 4 कथन ठीक है बिल्कुल। तो आप देखेंगे इसमें सी ऑप्शन ठीक रहेगा आपका। क्वेश्चन है हमारे सामने 32। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और समृद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। तो बताइए इसमें क्या लगाओगे? 32 में आप लोग क्या लगाओगे? धौलावीरा होगा। क्या होगा? धौलावीरा। ये सब इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े? धौलावीरा शहर का विन्यास अपने उत्कर्ष के दौरान संभावित विभिन्न व्यावसायिक
गतिविधियों और एक स्तरीय समाज के आधार पर यहाँ बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, आमतौर पर नदियों और पानी के बारहमासी स्रोतों के पास स्थित यह अन्य हड़प्पा पूर्ववर्ती शहरों के विपरीत था। चलिए, यानी कि ए ऑप्शन आप लोग लगा देना इसमें। क्वेश्चन है हमारे सामने 33। ये 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? भरूच, चिकागोल, त्रिचिनोपोली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो आप देखेंगे कि किसकी बात हो रही है 33 में। 33 में आप देखेंगे भरूच की बात हो रही है, यानी कि पहला ही ठीक है इसमें। और 1623 तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में कारखानों की स्थापना की थी। 1625 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने अपने कारखाने को मजबूत करने का प्रयास किया था। अंग्रेजों ने 1611 मसूलीपट्टनम में दक्षिण में अपना पहला कारखाना खोला था। चलिए, तो इसमें ये ऑप्शन लगा देना फिलहाल यही। क्वेश्चन है हमारे सामने 34। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थानेश्वर की पुष्पभूति, कन्नौज के मुखरी, देवगिरी के यादव, वल्लभी के मैत्रक। 64 में आप लोग क्या लगाओगे बताइए? किसमें? 34 में। 64 में नहीं, 34 में। 34 में आप देखेंगे कि आपका मगध के गुप्त बिल्कुल ठीक कह रहा है, थानेश्वर की पुष्पभूति, कन्नौज के मुखरी और वल्लभी के मैत्रक, यानी कि 1, 3, 4, 6 होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें ठीक होगा। और देवनागरी के यादव तो मध्यकालीन युग के थे, आप सभी जानते होंगे, पढ़े हुए होंगे। तो 34 में बी ऑप्शन लगा देना। क्वेश्चन हमारे सामने अगला क्या है 35। ये पूछ रहा है कि पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? कुश्ती, ज्योतिषशास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको 35 में। तो आपको बता दूं सभी में थी, कुश्ती में भी थी, ज्योतिषशास्त्र में भी, लेखाकरण में भी, भविष्यवाणी में भी। तो उस समय लगता है कि महिलाओं से भेदभाव नहीं रहा होगा, महिलाओं से भेदभाव नहीं होता होगा। ठीक है, और राजाओं की कहते हैं पत्नियां भी संगीत में परंपरागत थी उस समय। चलिए, तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन लगा देना क्योंकि चारों होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 36। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगे का डिजाइन किया था। बीकारा पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ से आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। सी करा रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। डी करा मैडम विलाउत्स्की और तथा कर्नल ऑलकॉट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। तो 36 में आप देखेंगे कि आपका क्या होगा? सी ऑप्शन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रीय गान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जो आप देखते हैं हमारा राष्ट्रगान है ना, उसी की 1913 में आप सभी जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए उनका नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का, तो भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 37। एक कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान हो गया ख्याति का कारण, बुर्जहोंप, सैल के देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, गणेशोर, ताम कलाकृतियाँ। इनमें से सही आप लोगों को चुनना है, बताइए। तो आप देखेंगे कि इसमें 37 में आप लोग क्या लगाओगे? दूसरा भी ठीक कह रहा है कि चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है, गणेश और ताम कलाकृतियों के लिए, लेकिन बुर्जहोम काहे के लिए था बताइए? तो इसमें आप देखेंगे कि ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक रहेगा, इसमें दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक रहेगा। बुर्जहोम में आपको पता है मालिक के मर जाने पर बकरी और अन्य जानवरों को साथ ही दफनाया जाता था यहाँ। ठीक है,
तो उसी की बात हो रही है। बुरुज होम एक ऐतिहासिक स्थल है। चलिए, तो इसमें आप लोगों ने डी ऑप्शन लगा दिया होगा, यानी कि 2 और 3 बिल्कुल सही सम्मिलित थे इसमें, डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, सही कथन चुनना है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। दूसरा कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। तीसरा कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के देवराव राय द्वितीय के शासनकाल में वास्को दी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। तो 38 में आप लोग क्या करोगे, बोलिए कुछ। 38 में आप देखेंगे कि पहला ठीक कह रहा है, लेकिन दूसरा और तीसरा बिल्कुल गलत है इसमें, यानी कि ये ऑप्शन होगा आपका, क्या होगा, ए ऑप्शन। दिल्ली की लड़ाई 1398 में मध्य एशिया के शासक मंगोल तुर्की योद्धा तैमूर ने अपनी राजधानी समरकंद से दक्षिण भारत में आक्रमण करने का बहाना खोजा था। और 1221 में महान मंगोल विजेता चंगेज खां आपके अपने 50,000 सैनिकों के साथ सिंधु नदी के पश्चिम पर विजयी हुआ था। चलिए, इसमें आप देखेंगे कि पहला ये ऑप्शन ठीक होगा। अगला है हमारे सामने 39। अगला क्वेश्चन क्या है, 39। एक कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, सही चुनना है। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा कह रहा है संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी, यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर भी है। तीसरा कह रहा है गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि 39 में आपका पहला ठीक कह रहा है और तीसरा भी ठीक कह रहा है, दूसरा आप देखेंगे बिल्कुल गलत है। 6 मई 1542 को पुर्तगाली गतिविधि के केंद्र में गोवा में उतरे थे यहाँ, ठीक है। 3 दिसंबर 1552 को इसकी डेथ हो गई थी। इसमें आप देखेंगे 1 और 3 ठीक होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 40। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दायभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति व अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। और तीसरा कह रहा है मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष और महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी। बताइए 40 में आप लोग क्या लगाओगे। तो इसमें आप देखेंगे कि 40 में आपका क्या होगा, केवल दूसरा ही ठीक है, पहला और दूसरा तीसरा बिल्कुल गलत है। इसमें दयाभागा या दायभाग और मिताक्षरा कानून के 2 स्कूल हैं जो भारतीय कानून के तहत हिंदू अविभाजित परिवार के उत्तराधिकारी के कानून को नियंत्रित करते थे एक तरह से। चलिए, तो इसमें आप देखेंगे कि आपका केवल दूसरा कथन ठीक था, केवल 2 होगा। चलिए, तो ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 41। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भावभूति, हस्तमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। जैन साधु थे, नाटककार थे, मंदिर वास्तुकार थे, दार्शनिक। तो आप सभी जानते हैं कि नाटककार थे। कौन थे, नाटककार थे। भावभूति भारत की 8वीं शताब्दी का एक विद्वान था जो संस्कृत में लिखे नाटकों और कविताओं के लिए विख्यात था। और हस्तमल की बात करें अगर हम लोग, तो ये 13वीं सदी के होयसल साम्राज्य के कन्नड़ कवि और लेखक थे। और क्षेमेंद्र ये भारत में कश्मीर से 11वीं शताब्दी के एक संस्कृत कवि थे। तो इसमें नाटककार आप लोग या लिखेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 42। एक आ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, इनमें से सही कथन आपको चुनना है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष के सबसे अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। दूसरा कह रहा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो बताइए इसमें आप लोग क्या लगाओगे। तो आप देखेंगे इसमें 42 में आपका केवल दूसरा ठीक होगा, लेकिन पहला गलत होगा।
1918 में जब ब्रिटेन ने महिला संपत्ति धारकों को सीमित मताधिकार प्रदान किए थे, तो कानून साम्राज्य के अन्य हिस्सों में ब्रिटिश नागरिकों का पर लागू नहीं हुआ था। और महिलाओं द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं के बावजूद मॉन्टेग्यू चैम्बर सुधार में महिलाओं की मांगों की अनदेखी की गई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें और भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था ये प्लान। इसमें चुनाव पात्रता को भी बढ़ाया गया था और प्रांतीय विधानसभा में महिलाओं और जातीय समूह के विषय कोटे भी प्रदान किए गए थे। तो इसमें केवल आपका बी ठीक रहेगा, ठीक है, दूसरा ठीक है और पहला कथन गलत है। अगला है 43। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। दूसरा कह रहा है, बी कह रहा है वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था। सी कह रहा है 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग दिया था। डी कह रहा है किप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति होने के ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे कि 43 में आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। AICC द्वारा भारतीय जोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था इसमें। चलिए, तो इसमें ए ऑप्शन लगा देना आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला है 44। एक कह रहा है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से समृद्ध थे? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद, सरोजिनी नायडू। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके कौन होंगे 44 में? मोहनदास करमचंद गांधी होंगे। सी ऑप्शन। जेल से गाने, जेल में बने भारतीय गीत के अनुवाद महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए थे। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है 45। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है? परगना, सरकार, सूबा, सरकार, परगना, सूबा, सूबा, सरकार, परगना, परगना, सूबा, सरकार। तो 45 में आप देखेंगे कि परगना, फिर सरकार, फिर सूबा आप देखते हैं, ठीक है। पूरा सूबा को सरकारों में विभाजित, जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक की देखभाल एक सैन्य अधिकारी द्वारा की जाती थी, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। और प्रत्येक सरकार को आप देखते होंगे कि परगना नामक छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था। और प्रत्येक परगने में एक सेकेदार, अमीन, मुंसिफ, एक फतेहदार और 2 कारकुन हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है 46। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाने लगा? एनी बेसेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सरोजिनी नायडू। तो 46 में आप देखेंगे कि आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर होंगे। क्या होंगे? और कॉलेज की उत्पत्ति जॉन इलियट टैंक वाटर बेथ्यू ने की थी, और जो 1949 में हिंदू महिला स्कूल के रूप में शुरू हुई थी, और उसका नाम बदलकर 1856 में बेथ्यू स्कूल कर दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन रहेगा। अगला है क्वेश्चन 47। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, 1946 में की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में, सी कह रहा है संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में, और डी कह रहा है आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। तो ये तो आप जानते हैं कि क्या होगा इसमें? इसमें डी ऑप्शन होगा 47 में। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में ये इन्हें जाना जाता है, ठीक है। नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच लगभग 10 कोर्ट मार्शल दिल्ली के लाल किले में सार्वजनिक रूप से आयोजित किया गया था। और लाल किले पर आप देखेंगे तो इन्हीं सब की बात हो रही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो डी ऑप्शन लगा देना इसमें। अगला क्वेश्चन है 48। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 3 कथन दिए गए, सही चुनना है। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ है। दूसरा कह रहा है विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ है। तीसरा कह रहा है रोहिलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ है। तो 48 में आप देखेंगे कि आपका क्या होगा, बताइए। तो आप देखेंगे कि 48 में आपका केवल दूसरा विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था। इसमें आप देखेंगे 48 में आपका बी रहेगा। और 17 से 23 में आप मुगल साम्राज्य के तहत रोहिलखंड साम्राज्य का उदय हुआ था।
ये 17 से 74 तक लगभग रहा था। तो इसमें केवल बी ऑप्शन ठीक लगेगा, दूसरा कथन ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 49। ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अजंता गुफाएं बागोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। दूसरा कह रहा है सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। तीसरा कह रहा है पांडु नेना गुफा देव मंदिर नर्मदा घाटी की नदी में है, घाटी में स्थित है। और डी कह रहा है अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका 49 में ये ठीक होगा, अजंता गुफाएं बागोरा नदी के घाटी में देखने को मिलेगा। बौद्ध रॉक गुफा और मठ अजंता गांव मध्य महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है आप लोगों को, ठीक है। औरंगाबाद जिला सुने हैं वहीं। चलिए, तो इसमें ए ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। क्वेश्चन है 50। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, इनमें से सही चुनना है। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। दूसरा कह रहा है कि पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई थी कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। सही बताइए इनमें से। तो आपको बता दूं कि 50 में आपका केवल दूसरा ही ठीक है, पहला आप देखेंगे बिल्कुल गलत है। 50 में, किसमें? 50 में बी ऑप्शन होगा। यूनिसेफ की अगर हम लोग बात करें ना, यूनेस्को के आम सम्मेलन में अनुमोदित किया गया था और सन 2000 से पूरे विश्व में मनाया जाता है 21 फरवरी को मातृभा क्या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो इसमें आप देखेंगे केवल दूसरा बी ऑप्शन ही ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ये कह रहा है स्थायी कृषि क्या स्थायी कृषि पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि किस तरह भिन्न है? बताइए। इसमें आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं और सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है? सही कथन आपको चुनना है इसमें से। पहला कथन आपसे क्या कह रहा है? पहला तो यही कह रहा है कि स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। दूसरा इसमें आप देखेंगे कि कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है दूसरा ये कह रहा है आपसे कि पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। तीसरा कह रहा है पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। और 4 कह रहा है मल्च बनाने मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या होगा, बताइए। 31 में आप लोग क्या लगाओगे? किसमें? 51 में। 51 में आपका क्या होगा? पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, इसमें तीसरा गलत है, लेकिन चौथा भी ठीक है, इसमें 4 भी ठीक है। तो 1 2 4 यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 52। तो ताड़ तेल पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही इनमें से चुनना है। ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। दूसरा कह रहा है ताड़ तेल प्लास्टिक और ईंट बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। तीसरा कह रहा है ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। तो 52 में आप देखेंगे क्या होगा, बताइए। 52 में क्या लगाओगे? आप देखेंगे कि आपका 2 और 3 बिल्कुल सही है, लेकिन पहला बिल्कुल इसमें गलत है। आप देखेंगे 52 में दूसरा, पाम तेल का 80% से अधिक दक्षिण पूर्व एशिया में उगाया जाता है। इंडोनेशिया मलेशिया इस वस्तु के उत्पादन में दुनिया में अग्रणी भी है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका बी ऑप्शन ही होगा, 2 और 3 होगा इसमें। तो अगला क्वेश्चन है 53। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां
इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? चेनाब, झेलम, रावी, सतलज। तो ये आप देखेंगे सतलज ही होगी। क्या होगी? सतलज ही होगी। चलिए नदियों के बारे में भी याद रखा करिएगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 54। भारत के संदर्भ में डेडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू किनके नाम है? हिमनद, गरान क्षेत्र, रामसर क्षेत्र, लवन झील। तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी क्या है, ये लवन झील है, यानी कि खारे पानी की झील की बात हो रही है। डेडवाना राजस्थान के नागौर जिले में देखने को मिलती है। कुचामन झील राजस्थान के नागौर जिले के कुचामन शहर के पास देखने को मिलती है। चलिए तो इसमें आप लोग टी लगा देना। अगला क्वेश्चन है 55। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्रह्मणी, नागावली, सोमनरेखा, वंशधारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? पूर्वी घाट से पूछ रहा है। एक तो आपकी नागावली निकलती है, एक आप देखते हैं वंशधारा निकलती है। दो निकलती हैं आप इनकी, इनमें से पूर्वी घाट पर उत्पन्न होने वाली बैतरणी नदी, बुढ़ा बुढ़ावलंगा नदी, रोसी कुल्या नदी, वंशधारा नदी, पलार नदी, नागावली नदी, चंपावती नदी, ये सब आप देखते हैं। चलिए ये भी याद रखा करिएगा। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची जिले से निकलती है। तो इसमें आपका 2 और 4 यानी कि बी ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है 56। एक राय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 3 कथन दिए गए, इनमें से सही चुन लेना है। वैश्विक सागर आयोग, ग्लोबल ओशन कमीशन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। दूसरा कह रहा है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। तीसरा कह रहा है दुर्लभ मृदा खनिज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अर्ध स्थल पर उपलब्ध है। तो आप देखेंगे इसमें आपका क्या होगा, 56 में होगा आपका दूसरा, तीसरा इसमें ठीक है, पहला लेकिन इसमें गलत है, 56 में बी होगा। 1982 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की स्थापना हुई थी। 1994 में ISA के बल में प्रवेश के साथ क्षेत्र में खनिज संसाधनों के लिए अन्वेषण गतिविधियों को अन्वेषण अनुबंध के तहत विनियमित किया जाता है। चलिए आप लोग याद रखिए, इसमें केवल 2 और 3 सही है, क्योंकि आप देखें पहला गलत है इसमें। क्वेश्चन है हमारे सामने 57। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष फसल है? गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा, अरहर। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या होगा, 57 में एक गन्ना ही होगा। क्या होगा? गन्ना ही होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। दूसरा ग्रह शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों की पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। इन दोनों में से सही आप लोगों को बताना है। तो आपको मालूम है 58 में आपका क्या होगा, दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहला भी ठीक है और दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 59। एक कह रहा है कि जलवायु अनुकूल कृषि के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और सही कथन चुनना है। भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। दूसरा कह रहा है CCAMFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। तीसरा कह रहा है भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान और CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो 59 में आप देखेंगे कि क्या होगा आपका, 59 में आपके तीनों बिल्कुल सही है। क्या है? तीनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है इसमें। चलिए तो इसमें आप लोग
1 2 3 सही है, यानी कि डी ऑप्शन ही होगा क्योंकि तीनों इसमें दिए गए डी में। क्वेश्चन है 60, पत्ती कूड़ा लीफ लीटर लीटर किसी अन्य जीवोम बायोम की तुलना में तेजी से विकसित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर भित्तिस्थ होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? शंकुधारी वन, शुष्क पर्णपाती वन, गरान वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो ये आप देखेंगे कि आपका होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक गर्म नम वायु है जहां साल भर वर्षा होती है। तो इसमें आपका 60 में डी होगा। क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 61। ये कह रहा है कि सवाना की वनस्पति में किसकी, सवाना ही की बोल रहा है और किसकी बोलेगा? सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों में संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बताइए। बिल, कारी प्राणी और दीमक। दूसरा कह रहा है अग्नि। तीसरा कह रहा है चरने वाले तृणभक्षी प्राणी, मौसमी वर्षा, मृदा के गुण। 61 में क्या करोगे? तो 61 में आप देखेंगे कि आपका दूसरा इसमें होगा, तीसरा भी होगा और इसमें 4 भी होगा। 2 3 4, यानी कि आप देखेंगे कि इसमें सी ऑप्शन आप लोग लगा देंगे। सवानों को वनस्पति संरचना के आधार पर परिभाषित किया जाता है इसमें। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 62 है। ये पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, इनमें से सही कथन चुनना है। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। दूसरा कह रहा है ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो आप देखेंगे 62 में आप लोग देखेंगे कि आपका क्या रहेगा? दूसरा, ध्रुवीय हिमछद और हिमनद में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। बिल्कुल सही कह रहा है पहला, लेकिन गलत है। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा समुद्र पानी ही देखते हैं। ग्लेशियर बर्फ में आप लोग देखते हैं 2.75% और समुद्र का पानी आप देखेंगे 97.2% है। भूजल 0.61%। ताजे पानी की झीलें 0.009%। अंतर्देशीय समुद्र 0.008%। मिट्टी की नमी 0.005%। वातावरण में 0.001%। नदियों में 0.3 टाइम 0 यानी कि 0.001%। तो इसमें केवल बी ही होगा आपका। क्वेश्चन है हमारे सामने, पानी की कमी नहीं है, समुद्रों में इतना भरा पड़ा हुआ, लेकिन आप देखते हैं कि खारा है, उपयोग लायक नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन चुनना है। मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है और इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। भारत में अधिकांश इमली लघु वनस्पति के रूप में संग्रहित की जाती है। और 4 कह रहा है भारतीय इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। और 5 कह रहा है मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। उपयुक्त में से सही चुनना है आपको। 63 में आपका क्या रहेगा? 63 में आप देखेंगे 3 1 तो ठीक है आपका, 4 भी ठीक है और 5 भी ठीक है। पहला गलत है। मोरिंगा ओलिफेरा एक मध्यम आकार का सदाबहार पेड़ है जो अफ्रीका और एशिया का मूल निवासी है। इमली ये आप देख मटर परिवार, ये आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का मूल निवासी है, इसलिए दूसरा भी गलत है। पहला दूसरा गलत है, लेकिन 3 4 5 बिल्कुल सही है। 3 4 5 यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगला है 64। भारत में कालिकवास मृदा की संरचना निम्नलिखित में से किसके अवक्षरण से हुई है? भूरी वन मृदा,
विदरी फिसर ज्वालामुखी चट्टान, ग्रेनाइट सिस्ट और सैल और चूना पत्थर। तो 64 में आप देखेंगे कि आपका बी ऑप्शन हो गया, विदरी फिसर ज्वालामुखी चट्टान के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। काली मिट्टी डेक्कन टैप लावा के डेरिवेटिव है और ज़्यादातर आंतरिक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। चलिए, रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, काली कपासी मिट्टी के नाम से भी आप लोग जानते हैं काली मिट्टी को। चलिए, बी ऑप्शन इसमें आप लोग लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 65, पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से सही कथन चुनना है। इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोग वाहक के रूप में किया जाता है। तो 65 में आप लोग क्या लगाओगे भाई? 65 में आपके दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या है? दोनों बिल्कुल सही, यानी कि सी ऑप्शन ही होगा आपका। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक व्यापक शब्द है जो उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसका उपयोग किसी जीव की आनुवंशिक संरचना में हेर फेर करने के लिए किया जाता है। चलिए, तो सी ऑप्शन इसमें रहेगा। क्वेश्चन है 66, आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों में से सही चुनना है। अंडों के अंतःपात इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। दूसरा कह रहा है किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, ना कि पिता से। तो आप देखेंगे इसमें आपका 66 में आप देखेंगे दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। चलिए, तो इसमें आप लोग सी लगा दिए होंगे। 67, वॉल गार्ड एक और वॉल गार्ड सेकंड प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? फसली पादपों का क्लोनिंग प्रवर्धन। दूसरा कह रहा है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। तीसरा कह रहा है पादप वृद्धि कर पदार्थों का उत्पादन। और डी कह रहा है जैव उर्वरकों का उत्पादन। तो बताइए इसमें क्या करोगे? 67 की पूछ रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे 67 में आपका दूसरा ही होगा, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। खेती से संबंधित है ये, आप देखिए एक तरह से। तो इसमें आप देखेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 68, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करते हैं? ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान, ढक्कन का भार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। 68 में क्या लगाओगे? पृथ्वी का आप लोग सेफ्टी बॉल किसे कहते हैं ये आप लोग बताइएगा, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका एक तो ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल और ढक्कन का भार, यानी कि आप देखें सी ऑप्शन होगा आपका। किसमें? 68 में आपका सी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, विषाणु उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? बताइए 69 में क्या करोगे? 69 में आप देखेंगे जीवाणु और कवक दोनों को, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, दोनों में से सही चुनना है। एडिनो वायरस में एकल तंतु डीएनए संजीन होते हैं जबकि रेट्रोवायरस में द्वितंतु डीएनए संजीन होते हैं। कभी कभी सामान्य जुखाम एडिनो वायरस के कारण होता है जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। तो 70 में आप देखेंगे कि आपका केवल दूसरा ठीक है, पहला बिल्कुल गलत है इसमें। एडोनो वायरस मध्यम आकार के अविकसित वायरस होते हैं जिसमें एक आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियो कैप्सिड होता है जिसमें एक डबल फंसे डीएनए होते हैं। रेट्रोवायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एनिमल वायरस है ये। चलिए, तो ये आप लोग याद रखिएगा। एडेनो वायरस का एक समूह है जो आमतौर पर श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। तो इसमें केवल दो ही ठीक रहेगा, यानी कि 70 में भी ही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 71, ए कह रहा है जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा क्या
जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थ को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है या ऊष्मा का सुचालक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, या हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका 71 में ए ऑप्शन ही होगा, इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है इसलिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 72। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न है? सोडियम बत्तियां के प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। दूसरा कह रहा है सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। तीसरा कह रहा है सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एकवर्णीय होता है, जबकि एलईडी की बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ग सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसमें आप लोग देखेंगे कि क्या होगा आपका, बताइए। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 72 में आपका 72 में आप लोग क्या लगाओगे? 72 में आप लोग लगाएंगे पहला ठीक कह रहा है और तीसरा ठीक कह रहा है, दूसरा आप देखेंगे बिल्कुल गलत कह रहा है। सोडियम लैंप सर्व दिशात्मक होते हैं और जो 360 डिग्री में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जबकि एलईडी लैंप 180 डिग्री में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे 1 और 3 ठीक होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन हमारे सामने 73। ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों में पूरा स्थापित जीन। बी कह रहा है भारत की निजी उपग्रह संचालन प्रणाली का विकास। सी कह रहा है वन्य प्राणियों पर निगाहें रखने के लिए रेडियो कॉलर। और डी कह रहा है विषाणुजनक रोगों का प्रसार। तो आप लोग बताइए इसमें से क्या लगाओगे? तो इसमें आप देखेंगे 73 में आपका क्या होगा? विषाणु जनित रोगों का प्रसार, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत। तो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा डी ऑप्शन। ACE2 एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम 2 का एक एंजाइम है जो अंतों, गुर्दों, वैसन पित्ताशय की थैली और कोशिकाओं की झिल्ली से जुड़ा होता है। चलिए आप लोग याद रखिएगा, इसमें डी होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 74। वेस्फिनॉल ए जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? निम्न घनत्व वाले पॉलीएथिलीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएथिलीन टेरेफेथिलेट और पॉलीविनाइल फ्लोराइड। तो 74 में आप देखेंगे कि आपका क्या होगा? 74 में होगा आपका बी ऑप्शन, पॉलीकार्बोनेट। चलिए तो इसमें बी ऑप्शन लगा देना। क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिससे लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? खाद्य परिरक्षक, फल पकाने वाले पदार्थ, पुनः उपयुक्त प्लास्टिक पात्र, प्रसाधन सामग्री। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या होगा? 75 में क्या डी ऑप्शन लगाएंगे, प्रसाधन सामग्री होगा। ठीक है, आपके जीवन से ही आप देखते क्वेश्चंस पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 76। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तारकीय पिंडों के बीच दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं। वी कह रहा है तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। सी कह रहा है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। डी कह रहा है प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। तो 76 में आप लोग देखेंगे क्या लगेगा आपका? 76 में आपका डी रहेगा, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। प्रकाश की गति स्थिर होने के कारण खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती है ना। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 77। इसमें डी लगा देना, ठीक है। 76 में क्वेश्चन है हमारे सामने 77। एक कह रहा है हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? इनमें सही चुनना है। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है तो ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा कह रहा है भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो 77 में आप देखेंगे कि आपका दोनों सही हैं बिल्कुल आपके। 77 में आपका सी होगा। और आप देखेंगे संसद कहते हैं तो जिसमें आप देखते हैं राष्ट्रपति होता है, आपका राज्यसभा लोकसभा होता है, उन्हीं की बात हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा।
अगला है 78, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, इनमें सही चुनना है। एन गोपालास्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया, इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो बताइए इसमें क्या लगाओगे 78 में? 78 में आप देखेंगे कि आपका दूसरा तो ठीक है लेकिन पहला बिल्कुल गलत है इसमें, यानी कि बी ऑप्शन आपका केवल दूसरा कथन ठीक है। अयंगार 29 अगस्त 1947 को नियुक्त भारतीय संविधान की 7 सदस्यीय मसौदा समिति के हिस्सा थे और इन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन में मंत्रालयों की सामूहिकरण कर्मियों की क्षमताओं में सुधार के लिए एक तरह से सिफारिश की थी। चलिए, तो इसमें आप लोग देखेंगे बी ऑप्शन होगा, केवल 2 कथन ठीक है। अगला है 79, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? 15, 19, 21, 29। तो ये आप सभी जानते हैं कि आपका अनुच्छेद 21 होगा। और आप लोग संविधान में जाइए, आप लोग पढ़िएगा। कौन सा क्या पढ़ते हैं आप लोग? संविधान का भाग 3 की बात कर रहा हूँ, मौलिक अधिकार दिए गए ना, उसी में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन चुनना है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। दूसरा कह रहा है 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था। तीसरा कह रहा है वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसकी खाली किया है, वैसा तो सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। आप लोगों को बता दूं, अगर ऐसा हो ना तो नेताओं की लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, तो उसी का फ़ायदा उठाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे केवल दूसरा ही ठीक है, बाकी आप देखेंगे पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। उस उपचुनाव का आप देखते हैं कि जो चुनाव होता है वो निर्वाचन आयोग ही करवाता है, वही सरकार पूरा। आप देखिए हम लोगों पर ही एक तरह से बोझ पड़ता है, उनका कहाँ खर्च लगता है जो खाली करते हैं सीट। तो केवल 2 होगा इसमें, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 81, और आप देखेंगे 80 जो क्वेश्चन है विवादित भी रहा था उस समय, तो आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए। 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार ही करोगे और क्या कर पाओगे। तो इसमें आप देखेंगे कि शहर का अधिकार एक सम्मत मानवाधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। दूसरा कह रहा है शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने और सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार है। तीसरा कह रहा है शहर का अधिकार का आशय है राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों में किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता है। तो 81 में आप लोग क्या लगाओगे? 81 में आप देखेंगे कि आपके क्या होंगे? 81 में दूसरा भी ठीक है इसमें और तीसरा भी ठीक है, पहला लेकिन गलत है। ठीक है, यानी कि 2 और 3 कथन ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन होगा इसमें। क्वेश्चन है हमारे सामने 82, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन की हवालत में रखा जाता है, ना कि जेल में। और न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभावी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। इन दोनों में से सही कथन आपको चुनना है। तो आप देखेंगे कि 82 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपका केवल दूसरा ही ठीक है, पहला लेकिन गलत है। इसमें क्या है? दूसरा ही ठीक है, बी ऑप्शन केवल ठीक है। पुलिस कस्टडी का मतलब होता है पुलिस के पास आरोपी की भौतिक हिरासत है, जबकि फिजिकल रूप से। न्यायिक हिरासत का मतलब होता है कि आरोप संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और पूर्व में आरोपी को थाने की हवालत में रखा गया, जबकि ये बाद में जेल में है वो। चलिए तो इसमें आप देखेंगे केवल दूसरा ही होगा। क्वेश्चन है 83, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, इनमें से सही चुनना है। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है। तो 83 में क्या करोगे भाई? 83 में आप देखेंगे कि दूसरा बिल्कुल सही है,
लेकिन पहला आप देखेंगे गलत है इसमें। पेरोल का प्रावधान एक विशेष अधिकार रियायत है, लेकिन किसी सजा याफ्ता कैदी का अधिकार नहीं है। ठीक है, मान लो चला उसने किसी को मार दिया, उसे उम्र कैद की सजा हुई, उसके लिए अधिकार है, ऐसा नहीं है। तो इसमें केवल दूसरा ही ठीक रहेगा। और आप राज्यों में अलग अलग पेरोल नियम है, क्योंकि जेल और हिरासत के लिए व्यक्ति 7वीं अनुसूची का एक राज्य विषय है ये। ठीक है, इसलिए आप देखें केवल 2 ही सही है। अगला है 84, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन से मंत्रालय केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी कह रहा है पंचायती राज मंत्रालय, सी कह रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी कह रहा है जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि 84 में आपका डी होगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय होगा। ठीक है, डी होगा इसमें। चलिए, इसमें आप लोग याद रखिए डी। क्वेश्चन है 85, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी प्राधिकार को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करता है? तो 85 में आप देखेंगे कि अनुच्छेद 14 की बात हो रही है। किसका? अनुच्छेद 14 का। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की बात कही गई ना, तो उसी की बात। चलिए, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। ये सब संविधान में पढ़ोगे आप लोग, एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद आप लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, अच्छी बुक्स मानी जाती हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने 86, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, बी कह रहा है संघीय की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, सी कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, और डी कह रहा है मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। तो 86 में आप देखेंगे कि आपका ए ऑप्शन न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 87, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है, जिसकी एक संगठित सरकार है। बी कह रहा है कि निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो है स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित करने रखने का अधिकार रखते हैं। सी कह रहा है बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं। और डी इसमें कहता है, आप देखते हैं कि एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी और केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो आप देखेंगे इसमें क्या होगा आपका, यानी कि 87 में आपका ए सही है। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। देखिए, संविधान में राज्य शब्द का अपने आपके राज्य की बात नहीं होती, देश की बात होती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। तो ये आप लोग याद रखिए, राजनीति विज्ञान में अलग ही इसका अर्थ रहता है। 87 में आपका ये होगा। 88, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, सही चुनना है। भारत के राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। दूसरा कह रहा है भारत में किसी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय से पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है जिसका उच्चतम न्यायालय के पास है। तो 88 में आप लोग क्या करोगे? 88 की बात कर रहा हूँ। तो 88 में आप देखेंगे पहला तो ठीक है, लेकिन दूसरा गलत है इसमें। 88 में केवल एक ही कथन ठीक है। अभिलेख न्यायालय होने के नाते उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करता है। केरल उच्च न्यायालय ने कानून प्रस्ताव को दोहराया भी। रिकॉर्ड के न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश एम मनी कुमार की पीठ की एक समीक्षा याचिका के खिलाफ अपील का सामना करना पड़ा था, उसलिए। ये आप देखेंगे अनुच्छेद 128 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति से किसी व्यक्ति से अनुरोध कर
सकते हैं, जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर बैठने और कार्य करने का। लेकिन आप देखिए दूसरा इसमें गलत है। क्या है? दूसरा गलत है, ये आप लोग याद रखिएगा इसमें, ठीक है। दूसरा इसमें गलत है, लगेगा आपको ठीक है लेकिन गलत है। 88 में आपका ये ही होगा पहला ही कथन। क्वेश्चन है 89, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, सही चुनना है। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दूसरा कह रहा है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा कह रहा है जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो आप देखेंगे केवल भारत के में केवल एक ही नागरिकता, एक तरह की नागरिकता और एक ही अधिवास है। बिल्कुल सही बात है, पहला ही केवल सही है, दूसरा गलत है और तीसरा गलत है। 89 में आप देखेंगे तो ये आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है 90, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार, शक्तियों का पृथक्करण। तो आप देखेंगे कि 90 में क्या लगाओगे आप लोग? डी, शक्तियों का पृथक्करण। चलिए, तो ये शक्तियों के पृथक्करण की पुष्टि भी करता है, व्यक्तियों के अधिकारों स्वतंत्रताओं को की भी बात कर होती है। तो इसमें डी ऑप्शन लगा दें 90 में। क्वेश्चन है हमारे सामने 91। अगला क्वेश्चन क्या है? 91, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है? बताइए कुछ। समानता का अधिकार, राज्य की नीति के निदेशकता, स्वातंत्र्य का अधिकार, कल्याण की अवधारणा। तो इसमें आप देखेंगे कि 91 में आपका बी होगा, राज्य की नीति निर्देशक तथ्य का, ठीक है। बी ऑप्शन आपका रहेगा इसमें। भाग 4 में आप लोग देखते हैं ना, और अनुच्छेद 39 कहता है आर्थिक प्रणाली के संचालन का परिणाम धन और उत्पादन के साधनों की बात करता है एक तरह से। अगला क्वेश्चन है 92, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, या विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, या मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को, या ना तो मूल अधिकार ना ही विधिक अधिकार है? तो आप सभी जानते हैं कि ये कानूनी अधिकार तो है आपका, क्या है? कानूनी अधिकार तो है, विधिक अधिकार तो है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। देखिए एक प्रॉब्लम क्या थी, आप देखते हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से, संपत्ति के अधिकार को। क्योंकि मान लीजिए कोई सरकार की प्रोजेक्ट है, चल रहा है, योजना परियोजना चल रही है, वहां बीच में आपकी जमीन आ गई, आपने कहा नहीं हम नहीं देंगे, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो बड़ी परियोजनाओं में दिक्कत होती थी चलाने में, इसलिए आप कह दिया गया कि आपकी ज़मीन तो ज़बरदस्ती ली जाएगी, आपको मुआवजा दिया जाएगा, आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अब आप अपने मौलिक अधिकार की दुहाई नहीं दे सकते। तो इसमें बी ऑप्शन होगा आपका। क्वेश्चन है 93, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, सी कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, और डी कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो 93 में आप देखेंगे कि आपका 93 में क्या लगाओगे? बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान भी लागू हो गया था, तो 93 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 94, एक कह रहा है संविधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। बी कह रहा है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो। सी कह रहा है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो। डी कह रहा है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो इसमें आप देखेंगे कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, यानी कि 94 में डी होगा आपका। 95, भारत के संदर्भ में हलवी हो और कोई पद किससे संबंधित है? पश्चिमोत्तर भारत के नृत्य रूप, वाद्यंत्र, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला, जनजातीय भाषा। तो आप देखेंगे जनजातीय भाषाएं हैं, यानी कि 95 में आपका डी होगा। 95 में क्या लगाओगे? डी। चलिए, तो ये आप लोग याद रखिएगा, 95 में डी होगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 96, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सब आप देखें, पद्म, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार हुए 1954 से शुरू हुए थे। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था।
तीसरा कह रहा है किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक हो सकती है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका 96 में आपका डी, तीनों सही है, बिल्कुल सही नहीं है पूछ रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों से कहा है ना कि इसमें सही नहीं है पूछ रहा है, सही है। अगर आप देखते तो इसमें से कोई सही नहीं था, लेकिन सही नहीं है, तो पहला सही भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है और तीसरा भी नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन होगा आपका। 96 में आप देखेंगे डी लगाओगे, क्योंकि आप देखेंगे 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की संवैधानिक वैधता को करार दिया। इसने फैसला सुनाया कि ये पुरस्कार अनुच्छेद 18 के भीतर खिताबों के बराबर नहीं है, ठीक है, और ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करता है। और अनुच्छेद 54 में स्थापित किए गए पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती है। 1978, 1979, 1993 से 1997 के दौरान संक्षिप्त रुकावटें भी रही, इसलिए दूसरा भी गलत है। 1954 में स्थापित किए गए पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती है, ये आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा भी गलत है, तो इसमें आप देखेंगे डी ऑप्शन होगा आपका, ना तो एक सही, ना ही दूसरा, ना ही तीसरा, तीनों गलत हैं। अगला है क्वेश्चन हमारे सामने 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कथन 2। और इसमें कथन पहला कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 के बेस्ट नगर की मान्यता प्रदान की है। दूसरा कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने की प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का एक वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है। उपयुक्त कथनों में से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आप देखेंगे कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ये आप देख रहे हैं कि 97 में आप लोग देखेंगे कि डी होगा। कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन सही 2 सही है इसमें, यानी कि आप देखिए दूसरा ठीक है लेकिन पहला गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 98। एक कह रहा है वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लोरियस विश्व खेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे, और अब तक यह पुरस्कार अधिकतम फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है। और तीसरा कह रहा है अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। सही कथन चुनना है, यानी कि आप देखेंगे इसमें 98 में आप देखेंगे कि पहला भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, यानी दूसरा यह गलत है इसमें, यानी कि आपका गलत है दूसरा। पुरस्कार ज्यादातर टेनिस खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त किया गया था ये, तो इसमें आप देखेंगे सी ऑप्शन होगा। 1 और 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 99। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों सही है। इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया। दूसरा करें इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, कराटे और बेसबॉल को शामिल किया गया है। तो आप देखेंगे कि 99 में आप लोग क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन, केवल दूसरा ही ठीक है इसमें, पहला गलत है इसमें। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने नए वाक्य तेज, उच्चतर, मजबूत एक के साथ बदलाव का फैसला किया है, तो इसमें आप देखिए दूसरा ही ठीक था इसमें। तीसरा आप देखेंगे कि अंतिम 100 क्वेश्चन क्या कर रहा है? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, सही चुनना है। अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उसके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर होता है। दूसरा कह रहा है न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते थे। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका ना तो एक सही होगा ना ही दूसरा सही होगा, दोनों गलत हैं। क्या है? दोनों गलत हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार आप देखेंगे कि लीग स्टैंडिंग का निर्धारण टीमों द्वारा अर्जित अंकों के प्रतिशत के द्वारा किया जाता है। फीसदी प्रत्येक टीम द्वारा लड़े गए अंकों की कुल संख्या में जीते गए अंकों का प्रतिशत होता है। और न्यूजीलैंड को इंग्लैंड से आगे स्थान दिया गया क्योंकि न्यूजीलैंड द्वारा जीते गए अंकों का प्रतिशत इंग्लैंड से अधिक था। तो इसमें आपका देखेंगे ना तो एक सही था और ना ही दूसरा सही था, और इस तरह से आप देखेंगे डी ऑप्शन होगा।
और 2021 का जो प्रीलिम्स का पहला पेपर था सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पहला, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब आपका बचता है 2022 का प्रीलिम्स का पहला पेपर, हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। और आपके कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।